बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है और ये हमारी एकेडमिक वीडियो लेक्चर सीरीज़ का एक लेक्चर है जिसमें हम आज मैट्रिक और 9th की फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन एंड फोर्स डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मास एंड वेट। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आइए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं और हम बात कर रहे हैं 9th और मैट्रिक के लिए फिजिक्स के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मास एंड वेट। तो डिफाइन करते हैं हम फोर्स को। टॉपिक नंबर है हमारा 4.1। फोर्स, इट इज एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस और tends to produce the motion in a body or which stops or tends to stop the motion of a body। क्या मतलब है इसका कि फोर्स एक ऐसी एजेंट है या एक ऐसी आलायकार है जो किसी भी बॉडी में किसी उसको मोशन यानी हरकत में लाने की कोशिश करती है या हरकत में ले आती है, या किसी हरकत करती हुई बॉडी को रोक देती है या रोकने की कोशिश करती है। It is an agent which produces or tend to produce distortion in a body to which it is applied। या ये भी कह सकते हैं कि फोर्स वो एजेंट है या वो आलायकार है जो किसी भी बॉडी में डिस्टॉर्शन पैदा कर देती है जिस बॉडी के ऊपर वो फोर्स लगाई जाएगी। एग्जाम्पल करते हैं फोर्स की। एग्जाम्पल ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस मोशन। टू मूव अ फुटबॉल वी मस्ट किक इट। मतलब किसी भी फुटबॉल को अगर हमें हरकत देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको किक करना पड़ेगा, हमें उसको लात मारनी पड़ेगी। टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट वी पुश और पुल इट। हम आमतौर पे किसी भी हैवी आइटम को मूव करने के लिए, चाहे हमें पुश करना हो या पुल करना हो, या अपनी तरफ को खींचना हो या दूसरी तरफ धकेलना हो, हम क्या करना पड़ेगा, हम फोर्स लगाते हैं। टू ट्राई एंड मूव अ ट्रक एट रेस्ट वी पुश इट थ्रू इट विल रिमेन एट रेस्ट। हम कोशिश कर सकते हैं कि एक बहुत हैवी ट्रक है इसको धक्का दें और धक्का देकर उसको हरकत में ले आएं, लेकिन क्योंकि उस ट्रक का वजन बहुत ज़्यादा है लिहाजा हम कोशिश तो पूरी करेंगे लेकिन हमारी कोशिश बावजूद जो है वो ट्रक अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी विच सम टाइम इज़ नॉट पॉसिबल। कोई एक ऐसी मूविंग बॉडी हो, एक ऐसा हरकत करता हो जिसको आप रोकने की कोशिश करें लेकिन वो मुमकिन है कि वो आप उसको रोक ना पाएँ। मसलन कोई हैवी बाइक है जो कि रोड पे चलती हुई आ रही है, या कोई हैवी पत्थर जो लुढ़कता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, तो आप उसको रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे लेकिन शायद आप उसको रोक ना पाएँ। तो ये सब के सब क्या हैं, फोर्स की एग्जाम्पल हैं। अगर हम डिस्टॉर्शन की बात करें तो फोर्स कैन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। तो अगर हम किसी भी स्प्रिंग को प्रेस करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हम किसी भी स्प्रिंग को खींचेंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल उसका साइज था स्प्रिंग का वो हमारी फोर्स लगाने की वजह से क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, अपने शेप से क्या हो गया, बिगड़ गया। बैंड और ट्विस्ट अ रॉड, हम बड़े आराम से कुव्वत लगा के, फोर्स लगा के किसी भी रॉड को, अब रॉड चाहे मेटालिक रॉड हो या कोई जो है वो सॉफ्ट प्लास्टिक की रॉड हो, हम उसके को बैंड कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 4.2 इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। Galileo was the first to point out that the motion of a body continues along a straight line unless there is some force that causes it to change the state of motion। गैलीलियो वो पहला साइंटिस्ट था जिसने पहले प्रूफ किया इस बात को, इस नोटिस किया उसने, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स लगा के उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश ना करे या उसके मोशन की डायरेक्शन को चेंज ना करे। इन 1687 न्यूटन इन हिज बुक द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल फिलोसफी सम्स अप द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोशन इन 3 लॉज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में न्यूटन ने 1687 यानी कि 1687 में अपनी बुक जिसका नाम था द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी में उन तमाम ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है उनके बारे में लिख दिया और उसको 3 लॉज में
एक्सप्लेन किया हो, 3 प्रिंसिपल बताए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के पीछे 3 प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। तो न्यूटन ने जो 3 लॉज बताए थे उनमें से हम फर्स्ट लॉ को स्टडी करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस इट्स state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by an external force which change its state of rest or of uniform motion। क्या मतलब हुआ इसका? हर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी हालत में रहता है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रुका रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तब भी वो ट्रैवल ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए जो कि उसको हालत सुकून से हरकत में या उसकी यूनिफॉर्म मोशन को रोकने की कोशिश ना करे। एग्जाम्पल समझते हैं उसको। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड। ये हमारी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि अगर किसी टेबल के वो किताब रखी हुई है तो वो किताब उस वक्त तक वहाँ रहेगी जब तक कोई उस किताब को वहाँ से हरकत दे के हिलाए नहीं, या टेबल को हिला के उसके बुक को अपनी जगह से डिसलोकेट या डिस्प्लेस ना करे। अ बॉल विल कंटिन्यूसली इट्स यूनिफॉर्म मोशन indefinitely unless a force friction comes into play and opposes the motion। और ये बात भी मुशाहिदे में आई कि एक बॉल अगर यूनिफॉर्म मोशन से हरकत कर रही हो तो उस पर अगर फ्रिक्शन की क़ुव्वत, मतलब रगड़ की क़ुव्वत लगती है, तब कहीं जाके वो बॉल थोड़ी देर की मोशन के बाद रुक जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा स्पेस हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मोशन हो रही हो और वो फ्रिक्शन लेस हो, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा, बॉल रुकेगी नहीं बल्कि हरकत करती रहेगी। Two important conclusions can be drawn from this law। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमारे पास 2 कंक्लूजन्स ड्रॉ होते हैं, 2 नतीजे अर्थ करते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला, फर्स्ट ये है, फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस और टेंड टू प्रोड्यूस चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये बात सामने आती है कि फोर्स वो आधारकार है, वो एजेंट है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने का बायस बनती है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मूव करवाएगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तब उसको रेस्ट की पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। सेकंड, ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स possesses the property of opposing any change in their state of rest or of uniform motion। This property is called inertia। तो ये बात सामने आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी करंट स्टेट को हमेशा चेंज करने पर रुकावट का बायस बनती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किस भी स्टेट में हो, अगर वो मूव कर रहा हो तब भी, और अगर वो कहीं रुका हुआ हो तब भी, जब हम उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तब वो हमेशा अपोज करती है, वो रुकावट का बायस करती है, उनके अपनी स्टेट की तब्दीली को इतने आराम से कबूल नहीं करती। और ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो उसकी स्टेट को चेंज करे, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। मास इन द डायरेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया। मास के जरिए ही किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को मेजर किया जाता है। The greater the mass of an object, the greater will be the inertia। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा अपोज करेगा अपनी स्टेट को चेंज करने में। तो मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा वो उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। Relatively greater force will be needed to change the state of the greater mass। तो यहाँ ये बात सामने आई कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा होगा तब उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। कि अगर वो ऑब्जेक्ट हैवी है, ज़्यादा मास है उसका, और वो अगर स्टेशनरी कंडीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसको मोशन में लाने की ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। बिल्कुल ना से कोई हैवी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो उसको रोकने के लिए भी हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। Examples of inertia देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, a small coin is put on a cart and placed over a glass। अगर हम एक छोटा सा कॉइन लें और उसको एक खाली गिलास के ऊपर एक गत्ते का टुकड़ा रख के उसके ऊपर वो कॉइन रख दें, और उसके बाद अगर हम फिंगर से फ्लिक करके कार्ड को वहां से हटा दें, तब क्या होगा, कॉइन्स ड्रॉप इनटू द गिलास।
तो बजाय इसके कि वो कॉइन उस कार्ड के साथ मूव कर जाए, कार्ड हट जाएगा अपनी जगह से और कॉइन गिलास में गिर जाएगा। तो क्या सामने आया बात कि वो जो कॉइन था उसकी स्टेट क्या थी, उसकी स्टेट रेस्ट में थी। नतीजे में उसने अपोजिशन क्रिएट की और उसने नहीं चाहा कि उसकी पोजीशन चेंज हो और वो अपनी जगह से कार्ड के साथ मूव करे। तो कार्ड जब हटेगा तो क्योंकि कॉइन का मास कार्ड की बनस्बत ज़्यादा था और वो स्टैटिक कंडीशन में था या रेस्ट की पोजीशन में था, लिहाजा वो अपने आप कंडीशन को कायम रखेगा और कार्ड अपनी जगह से हट जाएगा और कॉइन सीधा गिलास में जाके गिरेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अ स्टेशनरी बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग। तो अगर एक रुकी हुई बस एकदम से चलना शुरू कर दे तो क्या होगा, अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज फेल्ड। तो उनको झटका सा लगेगा और महसूस होगा कि उनकी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। बॉडी पार्ट इन कॉन्टेक्ट ऑफ द बस स्टार्ट्स मूविंग। तो उनके जो बॉडी के वो पार्ट जो कि गाड़ी के साथ अटैच होंगे, बस के साथ अटैच होंगे, वो क्या होंगे, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे या मूव करना शुरू हो जाएंगे, जबकि अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। तो हुआ ये कि झटका लगने की बुनियादी वजह ये थी कि आपके टांगों का या जिस्म का निचला हिस्सा तो बॉडी के साथ, कार के साथ, बस के साथ अटैच था। तो जैसे ही बस मूव हुई तो एकदम से आपकी लेग्स भी बस के साथ क्योंकि एसोसिएट थी या लिंक थी, अटैच थी, तो वो आगे बढ़ गई। लेकिन जो अपर बॉडी का हिस्सा था वो क्योंकि उसके साथ लिंक या अटैच नहीं था, लिहाजा उसको झटका लगेगा और क्या होगा, वो फौरी तौर पे अपनी जगह पे कायम रखने की कोशिश करेगा। जब भी आपकी बॉडी को अपर पोर्शन में क्या होगा, एक झटका लगेगा और नीचे वाला पोर्शन जो है वो मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, तो और ऊपर वाला बॉडी जो है वो इनर्शिया की वजह से वहीं रुकने की कोशिश करेगा। तब आपको क्या महसूस होता है, एक झटका सा महसूस होता है। Another example, a moving bus suddenly stop। एकदम से एक बस चलते चलते ब्रेक लगा दे, तब क्या होगा, a jerk in the forward direction is felt। तो आपको एक झटका लगेगा आगे की तरफ, और आप अगर कोई सहारे के बगैर बैठे हुए होंगे या कोई चीज़ आपने ग्रिप नहीं की हुई होगी तो आप मुमकिन है कि आप आगे की तरफ जाके गिर जाए। बॉडी पार्ट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द बस स्टॉप मूविंग। तो वो ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी का निचला हिस्सा जो कि बस के साथ या उस मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ लिंक था या अटैच था, वो क्या होगा, जो कांटेक्ट में था वो तो यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन बॉडी का अपर हिस्सा क्या हो जाएगा, उसको झटका लगेगा। अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस मूविंग। तो होगा ये कि जाहिर है इनर्शिया की वजह से गाड़ी मूव कर रही थी और आपकी बॉडी भी उसके साथ मूव कर रही थी, लिहाजा जैसे ही बस ने जो है ब्रेक लगाए तो बॉडी का निचला हिस्सा तो स्टॉप हो गया, लेकिन अपर पोर्शन क्योंकि मोशन में था, लिहाजा वो इनर्शिया की वजह से वो अपने आप को मोशन में ही रखने की कोशिश करेगा और आपको झटका लगेगा और आप ऊपर जाकर सामने की तरफ जाके गिरेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन करते हैं। Newton's second law of motion said that when a force acts on an object, it produces acceleration in the object in its own direction। मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगती है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, उस फोर्स के जो उस पर अप्लाई की गई है। यानी कि अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और अगर फोर्स कम लगेगी तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इस डायग्राम से इस बात को वाज़ेह किया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है ए, उस पर अगर फोर्स 1 लगती है तो एक्सेलरेशन a1 प्रोड्यूस होगा, जबकि अगर उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स F2 लगती है तो उस पर एक्सेलरेशन a2 प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड फोर्स 2 से ज़्यादा होगा तब एक्सेलरेशन 1 का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन 2 से ज़्यादा होगा। तो वाज़ेह होता है इस डायग्राम के ज़रिए कि अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है उस फोर्स के जो उस ऑब्जेक्ट पे लगाई गई है। अच्छा, अब अगर सेम फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगाई जा रही है जिनमें मास में फ़र्क है तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उस पर कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा सेम फोर्स लगने पे। तो इफ अ फोर्स F is applied on an object of mass m which produces acceleration a in the direction of the applied force, then the relationship between the acceleration and force can be mathematically expressed as। तो अगर एक
फोर्स लगती है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नतीजे में यकीनी तौर पे उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशन अगर हम निकालना चाहें कि इस फोर्स का मास m के साथ और उसका फिर एक्सेलरेशन a के साथ क्या रिलेशन है, तो उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यहाँ पे m एज ए कांस्टेंट दिया गया है, तो मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कंप्लीटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, और अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस सूरत हाल के अंदर हमने मास को कांस्टेंट लिया हुआ है। सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन एंड मास ऑफ द रिलेशनशिप कैन बी रिटन एज, और अगर हम एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन निकालें तो हमारे सामने आता है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास फॉर कांस्टेंट फोर्स। मतलब अगर फोर्स हमने सिमिलर फोर्स लगी हुई है, एक ही मैग्नीट्यूड की फोर्स रखी हुई है और वो डिफरेंट मासेस पे अप्लाई करें तो ये सामने आता है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन और मास का आपस में रिलेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ाना है तो हमें मास कम करना पड़ेगा, या अगर मास बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर एक ही मैग्नीट्यूड की फोर्स उन पे लग रही है तो। Combining equation 4.1 and 4.2, we get acceleration is directly proportional to the force upon mass। तो हम ये बात जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शन निशान हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ प्रोपोर्शन निशान हटेगा और फिर आएगा इक्वल टू, और k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k f अपॉन m। यहाँ पर राइट साइड पे m डिवाइड कर रहा है f को, लेफ्ट साइड पे जाके m मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ma इज इक्वल टू kf irrespective of any system of units if the acceleration produced in a body of a unit mass is unity when a force of unit magnitude is applied, then ये डिफाइन कर रहा है कि किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब वो ऐसा यूनिट हो, वो CGS सिस्टम हो, वो FPS यूनिट हो, किसी भी यूनिट में अगर एक सिंगल यूनिट का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और बॉडी का मास भी कितना है, सिंगल यूनिट ही है, तब जो फोर्स अप्लाई की जाएगी वो भी क्या होगी, सिंगल यूनिट ऑफ फोर्स होगी, मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड अप्लाइड किया जाएगा। तो इसको हम अगर मैथमेटिकली देखें तो बस सामने आता है k इज इक्वल टू 1। देन जब k इज इक्वल टू 1 पुट आ जाएगा तो हम k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू m इंटू a, मतलब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऐसा यूनिट में हम जानते हैं मास को हम किलोग्राम में लेते हैं, जबकि एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं, एंड फोर्स इज डिफाइंड एज किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा तो ये बन जाता है न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन। दस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज सेड टू बी of Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square in the body of mass 1 kg in the direction of the applied force। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बता रही है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम जो कि यूनिट मास है उसका एक मैग्नीट्यूड का एक मास हो, उस पर हमने कुछ फोर्स लगाई और उस फोर्स लगा नतीजे में उस मास के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। हम ये बात जानते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी क्या है, एक यूनिट मास एक्सेलरेशन है। तब जो फोर्स लगाई गई थी उसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन होगा। एग्जाम्पल 4.1 सॉल्व करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। हमसे पूछा गया है कि एक 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम का एक मास है जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है फोर्स लगाने पर, वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताना यह है कि इस पर कितनी फोर्स लगाई गई थी। डाटा बनाते हैं। मास ऑफ द बॉडी गिवन है m इज इक्वल टू 50 kg, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी गिवन है a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हमसे पूछी गई है, F पूछा गया है। तो हम ये बात जानते हैं, फोर्स का फार्मूला हम निकाल चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। देन मास गिवन था 50 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
जब हमने मल्टीप्लाई किया 50 किलोग्राम को 5 मीटर पर सेकेंड से, तो वहाँ पर आया 250 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम जानते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है किसके, न्यूटन के। तो फोर्स कितनी थी, फोर्स इज इक्वल टू 250 न्यूटन्स। Hence, a force of 250 न्यूटन is acting on the ऑब्जेक्ट। तुमसे पूछा गया था कि 50 किलोग्राम के मास के ऊपर जब 5 मिली सेकेंड का एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ तो फोर्स कितनी अप्लाइड की गई थी। तो हमने निकाला कि जनाब 250 न्यूटन की फोर्स ने उस पर एक्ट किया, उस ऑब्जेक्ट पे, तब कहीं जाके उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। एग्जाम्पल 4.2 सॉल्व करते हैं। अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट 100 kilometer per hour is uniformly brought to rest over a distance of 40 meter. Find average deceleration and average braking force in Newton. तो सवाल ये पूछा गया है कि एक कार जिसका मास 1000 किलोग्राम है वो ट्रैवल कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उस यूनिफॉर्म इसकी स्पीड है, उसके बाद क्या होता है, उस पर कुछ फोर्स अप्लाई होती है, वो रेस्ट पे आ जाती है और रेस्ट तक पहुंचने में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 40 मीटर का है। हमसे पूछा गया है कि डिसेलरेशन निकाल के देनी है हमें, एवरेज डिसेलरेशन, और हमसे एवरेज ब्रेकिंग फोर्स पूछी गई है न्यूटन्स में। सॉल्व करते हैं इसको, डेटा बनाते हैं। पहले डेटा हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार वी आई इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। हम जानते हैं किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं है, लिहाजा से कन्वर्ट करना पड़ेगा, और किलोमीटर पर आवर को जब कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 3600 से डिवाइड करते हैं। सो 100 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600, रिजल्ट आएगा 27.78 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी हमें हासिल हुई 27.78 मीटर पर सेकंड। देन फाइनल वेलोसिटी वी एफ, क्योंकि कार रेस्ट पे आई थी लिहाजा वी एफ क्या होगा, 0 होगा। देन डिस्टेंस कवर्ड एस इज इक्वल टू 40 मीटर हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, उसके बाद निकालेंगे हम ब्रेकिंग फोर्स। तो एक्सेलरेशन निकालना है पहले हमें, देन हमें फोर्स निकालनी है। सॉल्व करते हैं इसको यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। वी हैव वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पुट करेंगे वैल्यूज को, वी एफ फाइनल हमें 0 गिवन था तो वी एफ 0 आ गया, माइनस वी आई स्क्वायर करना है, वी आई की वैल्यू 27.78 है हमारे पास, 2 फार्मूले का पार्ट है, देन एक्सेलरेशन आइडेंटिफाई करना है और एस की वैल्यू हमें 40 गिवन है। 27.78 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास 771.7 डिवाइड बाय 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80, सो माइनस 771.7 divided by 80 is equal to minus 9.646. So acceleration आया हमारे पास minus 9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज डिसेलरेशन कितना है, 9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब मास ऑफ द कार गिवन है 1000 किलोग्राम, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया minus 9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फोर्स एक्टिंग F मालूम करना है, हम जानते हैं F इजिकल टू ma होता है। देन वैल्यूज पुट करेंगे, मास हमें गिवन था 1000 इंटू एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया माइनस 9.65, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास माइनस 9650 न्यूटन। सो द नेगेटिव साइन मीन्स द फोर्स इज अपोजिंग द मोशन, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स है, गाड़ी को रेस्ट में लाने के लिए फोर्स लगाई गई है और गाड़ी की मूवमेंट किसी और डायरेक्शन में थी और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में थी, जब तो गाड़ी क्या हुई, रुक गई। नतीजे में ये माइनस हमें बता रहा है कि जो अप्लाइड फोर्स है उसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अगेंस्ट है। सो द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माइनस 9650 न्यूटन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बता रहा है हमें न्यूटन थर्ड लॉ कि हर एक्शन का एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है, या कह सकते हैं इसको कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि अपोजिट होता है डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज ऑकर्स टुगेदर एज अ पेयर एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक साथ अमल करते हैं किसी बॉडी के ऊपर एक पेयर की फॉर्म में, लेकिन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, लेकिन हर बॉडी का बिहेवियर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल 1 करते हैं। प्रेस यूर हैंड ऑन अ टेबल इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन
तो आप अपने हाथ को टेबल पर रखें और उस पर जोर से फोर्स लगाएं। यू विल फील द टेबल एक्सर्टिंग अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब आप टेबल पे अपने हाथ से फोर्स लगाएंगे तो महसूस होगा कि टेबल भी आपके हाथ पे वापस एक फोर्स लगा रहा है जो ऊपर की तरफ है। फोर्स अप्लाइड बाय योर हैंड इज द एक्शन। तो आप जो टेबल पे अपने हाथ से फोर्स लगा रहे होंगे वो क्या होंगे, वो अगर एक्शन है तो पुश ऑफ द टेबल इन इज द रिएक्शन। तो टेबल जो वापस आपके हाथ को फोर्स लगा के ऊपर की तरफ धकेल रहा होगा वो क्या होगा, वो रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल 2, book of weight W placed on a horizontal table pushes the table with the force W in the downward direction. Action of the book on the table. तो जो किताब जिसका वेट W है वो एक हॉरिजॉन्टली प्लेस हुई है टेबल के ऊपर, तो टेबल के ऊपर यकीनन उसका फोर्स लग रहा होगा और जो टेबल है वो भी क्या कर रही होगी, वापस उसको ऊपर की तरफ धकेल रही होगी और वो भी फोर्स क्या होगी, W के इक्वल होगी। टेबल पुशेस द बुक इन द अपर डायरेक्शन, रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बुक। तो क्या होगा, अगर बुक का वजन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो वापस उस टेबल का जो वजन के बराबर फोर्स होगी वो उस पर ऊपर की तरफ लग रही होगी। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अगर एक बुक है जिसका वेट W है तो वेट ऑफ द बुक क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और वापस टेबल उस पर फोर्स लगा रही है जो कि जिसे हम रिएक्शन कहते हैं और उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। बुक इज एट रेस्ट, फोर्स F एक्टिंग ऑन द बुक मस्ट बी 0। तो जो अगर बुक रेस्ट कंडीशन में है, बुक ज़्यादा हिल नहीं रही है, तो इसमें मतलब ये होगा कि जिसमें जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी उनका जो सम होगा वो कितनी होंगी, वो 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ फोर्स 0 लग रही है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रेस्ट कंडीशन में है। टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बुक। इस वक्त भी जब बुक रेस्ट कंडीशन में टेबल पर रखी हुई तब भी उस पर 2 फोर्सेज लग रही हैं। कौन कौन सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, वेट ऑफ द बुक, मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी की फोर्स बुक को अटैक कर रही होगी जो कि दखनी तौर पे उसके वेट पे डिपेंड करता होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है उसको, तो क्या है, वो वेट ऑफ द बुक है। एंड पुश ऑफ द टेबल अपवर्ड, फोर्स ऑन द बुक। तो और उस नतीजे में जो टेबल है, टेबल भी फोर्स लगा रहा है उसकी वेट के फोर्स के इक्विवेलेंट और अपोजिट डायरेक्शन में, लिहाजा वो क्या होगी, वो अपर डायरेक्शन में होगी। These two forces are equal and opposite to keep the book in stationary condition. तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो फोर्स बुक पे लग रही है वो 2 फोर्सेस लग रही हैं और दोनों का सम क्या है, 0 है, जब भी तो बुक क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में, बुक रुकी हुई अपनी जगह पे। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है और टेबल उसको वापस ऊपर की तरफ धकेल रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, रॉकेट एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। एक्शन क्या होता है, गैसेस फॉर्म इन द इंजन ड्यू टू कंबस्शन ऑफ फ्यूल। तो गैसेस बन रही होती हैं उसकी कंबस्शन के नतीजे में, रश आउट विद ग्रेट स्पीड थ्रू द जेट ऑन द बैक साइड, और उसके बैक साइड से, रॉकेट के बैक साइड से वो सारी गैसेस जो है वो बहुत स्पीड में आग की फॉर्म में निकल रही होती हैं। रिएक्शन क्या होता है, द रॉकेट मूव्स इन द अपर डायरेक्शन, और उस गैसेस का थ्रू जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है बैक साइड से, तो अपर डायरेक्शन में रॉकेट क्या हो रहा होगा, बहुत तेजी से मूव कर रहा होगा। जितना तेज कंबस्शन रिएक्शन होकर जितनी तेजी से गैसेस निकल रही होंगी उसी की निस्बत से जेट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। At least 2 forces are involved in the interaction between 2 bodies. तो यहाँ पे कम से कम क्या होगा, किसी भी बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस तो कम से कम लग रही होगी, ठीक है ना। 1 इज द एक्शन फोर्स, तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्सेस लग रही हैं उनमें से एक क्या होगी, एक होगी एक्शन फोर्स। सेकेंड इज द रिएक्शन फोर्स, और सेकेंड जो है वो रिएक्शन फोर्स, मतलब ये होगा कि हर बॉडी पे एटलीस्ट 2 फोर्सेस हर वक्त अप्लाई हो रही होती है। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। यकीनी तौर पे अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में है तो मतलब ये है कि उस पर दोनों फोर्सेस का सम क्या होगा, 0 होगा, और दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट कर रही हैं। 4.3 टॉपिक है मास एंड वेट। मास को डिफाइन करते हैं, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर possessed by a body and can be measured from the equation। तो किसी भी बॉडी के पास जो मैटर हो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम मास कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं, इक्वेशन के जरिए। तो m इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डिटरमाइंस द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन फोर्स इज अप्लाइड।
तो क्या है इसके अंदर कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है कि जब उस पर फोर्स अप्लाई होती है तो क्या होता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मास ऑफ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो उस मास की प्रॉपर्टी है कि उसका इनवर्स होगा। इट इज मेजर ऑफ इनर्शिया, और यही बेसिकली इनर्शिया को मेजर करता है। रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर ओनली, मोर मास मोर मैटर, मतलब ये हो कि मास जाहिर करता है किसी चीज के मैटर को, तो जितना मैटर ज्यादा होगा उतना मास उसका ज्यादा होगा। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, और हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं मास को, किसी भी तराजू से, मतलब फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं। वेट की डेफिनेशन क्या है, फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेट असल में वो ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम है जो ऑब्जेक्ट पे लग रही होगी। वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमेशा वेट क्या की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इजिकल टू एम, यानी कि सेकंड लॉ के तहत हम जानते हैं फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के। हम ये भी जानते हैं फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी एफ इजिकल टू डब्ल्यू एंड ए इजिकल टू जी। तो फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी डब्ल्यू इजिकल टू एफ होता है, मतलब उसका जो वेट होता है वो फोर्स की तरह अप्लाई होता है, और जो उसका एक्सेलरेशन है वो कन्वर्ट किस में आता है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ या ग्रेविटी की तरफ। तब इक्वेशन क्या हो जाएगी, डब्ल्यू इजिकल टू mg, उनके वेट बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटी, वेयर w is equal to weight measured in Newton, g is acceleration due to gravity measured in meter per second square, and m is equal to mass measured in kilogram। कंपैरिजन करते हैं मास एंड वेट में। तो मास इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी मेजर ऑफ इनर्शिया इन अ बॉडी। तो सबसे पहली बात तो ये कि मास जो है वो मैटर की क्वांटिटी को मेजर करता है, और साथ साथ इनर्शिया ऑफ द बॉडी को भी उसी से मेजर किया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट डिटरमाइंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गिवन फोर्स। तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो असल में मास के जरिए मेजर किया जाता है। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। कंपेयर करते हैं वेट के साथ, वेट इज द फोर्स with which earth attracts a body towards its center। तो सर वेट क्या है, वेट वो फोर्स का नाम है जो कि अर्थ की तरफ से अट्रैक्शन हो रही है, और उसका डायरेक्शन क्या है, हमेशा डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर ऑफ द अर्थ होगा। और कैसे वादे करते हैं, W इज इक्वल टू mg से। तो वेट जो है वो प्रोडक्ट है मास इनटू ग्रेविटी का। नेक्स्ट कंपैरिजन, मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर whether it is measured at a point far away from the center of the earth or at the center itself। तो मास जगह की तब्दील करने से तब्दील नहीं होता, वो आप कहीं भी मेजर करेंगे मास हमेशा सेम आएगा, चाहे आप सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाके मेजर करें या अर्थ से ऊपर किसी जगह पे मेजर करेंगे, तो हर जगह पे मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। जबकि हम वेट की बात करते हैं, वेट इज नॉट कांस्टेंट, इट वैल्यू वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि वेट सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ से अट्रैक्ट हो रही है और डिफरेंट प्लेसेस पे वेट डिफरेंट आएगा। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी while weight is a vector quantity and it is always directed towards the center of the earth। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा किसी ज़ाहिर करना पड़ता है, किसी डायरेक्शन से ज़ाहिर करना पड़ता है, और वेक्टर क्वांटिटी की इस वेट बतौर वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, और वो क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ है। द यूनिट ऑफ मास इन ऐसा यूनिट इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ वेट इन ऐसा यूनिट इज न्यूटन। इस वीडियो से मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और हमें यही बताइए कि मजीद कौन कौन टॉपिक में आपको प्रॉब्लम का सामना है, ताकि उन टॉपिक पे आपको लेक्चर दिया जा सके। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और यही बताइए कि आपको मजीद कौन कौन से टॉपिक पे लेक्चर रिक्वायर्ड है, या ऐसे कौन से वाले न्यूमेरिकल्स हैं जिनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत का सामना है। हमारी वेबसाइट विजिट करने के साथ साथ हमें ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और लिंक्डइन पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।